लेकिन जैसा कि आपने बात कही मार्केट में दिक्कत तो है, और जिस तरीके से निफ्टी बार बार सीरीज के निचले स्तरों को टेस्ट कर रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या बाजार सच में कमज़ोर है, कमज़ोर लग रहा है आपको? क्या एनालिसिस है आपकी? देखिए, बाजार कमज़ोर है या स्ट्रांग है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाजार खून चूस रहा है इस समय। ये वो वाला मार्केट है। और क्या होता है मार्केट में, कभी ट्रेंड मिले तो समझ में भी आता है कि चलो ठीक है, चलो डाउनवर्ड ट्रेंड है सही। डाउनवर्ड ट्रेंड में भी लेकिन मार्केट आपको पैसा नहीं बनाने दे रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको वन वे कह रहा है कि चलो ठीक है आप पैसा बना लेंगे। कई लोग मार्केट में अगर स्पेशली ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हैं और अगर 550 560 के करीब बेच रहे हैं तो फिर वापस दिक्कत हो रही है। तो ये इस मार्केट में हो क्या रहा है ना श्रेया, लोग दोनों तरफ पैसा लूज़ कर रहे हैं। सबसे ख़राब मार्केट वो होती है जिसमें आप दोनों तरफ पैसा लूज़ करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टिंग मार्केट, ट्रेंड ख़राब वाली मार्केट, लेकिन उसमें भी एकदम ऐसा नहीं है कि वन वे मार्केट बस गिरा और रिकवर हो गया, वो भी नहीं हो रहा है। तो इस मार्केट में आपका फोकस होना चाहिए पैसा बचाने पर। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट में ट्रेड करना ही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट की हर स्विंग पकड़नी ही पकड़नी है। कई ऐसी मार्केट्स होती हैं जिसमें आप कहें ठीक है बैड लक, नहीं समझ में आ रहा। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, कई बार ज़रूरी नहीं होता ना कि हर पिच सेम है। कई पिचेस पे आपको बिल्कुल विकेट बचा के खेलना है, भले ही 100 रन बने पूरे दिन में, लेकिन विकेट नहीं जानी चाहिए। तो ये इस समय वाली मार्केट है जिसमें विकेट नहीं जाना चाहिए, आपका कैश बचा रहे बेसिकली। ट्रस्ट में ये मार्केट बहुत फ्रस्ट्रेट कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जब तक वो मार्केट आए जिसमें ट्रेंडिंग मूव्स आए तब तक आपके अकाउंट में पैसा ही ना बचा ट्रेडिंग करने के लिए। तो उस चीज़ के लिए इसको थोड़ा सा समझें। लेकिन मार्केट इनहेरेंटली काफ़ी कमज़ोर हो चुका है अब। आप देखिए और नंबर्स देखिए आप। आज मैं देख रहा था, चाहे आप डीवीएस लैब्स के नंबर्स देख लीजिए, भारत फौज ने नंबर्स ठीक ठाक पेश करे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कमेंट्री इतनी ख़राब दे दी कि उसके बाद देखिए स्टॉक, वो वाला स्टॉक जो एक अच्छी खासी रैली दिखा रहा था वो नहीं टिक पाई। बजाज ऑटो के नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे, मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है बजाज ऑटो के नंबर से, लेकिन फिर भी देखिए आप स्टॉक चलने को तैयार नहीं है। तो क्या हो गया कि ये मार्केट अब इस समय एक चक्रव्यूह में फंस चुका है। कैसे निकलेगा उससे बाहर ये समझ में नहीं आ रहा। अभी वो ट्रम्प की तलवार भी अटकी हुई है। अब सबसे बड़ा कारण है ना, 3 से 3.5 के बीच में आप क्या करेंगे? क्या आप ये रिस्क लेके जाएंगे कि रात को डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अनाउंस किया या नहीं किया? क्योंकि अगर उन्होंने नहीं किया तो हो सकता है कल गैप भी मिल जाए। तो बहुत मूविंग पीसेस हैं इस समय तक। कल सुबह तक कुछ ऐलान हो या ना हो हमें पता नहीं इन सब के बारे में। थोड़ा सा मार्केट टफ है। लेवल्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी पर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े लेवल्स हैं नहीं, 2 ही लेवल्स की बात करूंगा मैं। सपोर्ट 24,550 का है आपका, हम बार बार उसको हिट कर रहे हैं, बार बार उसको टेस्ट कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस आपकी आज का हाई 24,650 से 24,700 के करीब। अच्छा, बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स रहा है। बैंक निफ्टी में देखिए आप 55,200 से 55,400 के बीच में करीब सपोर्ट है, और आप देखें रेजिस्टेंस 55,600 से 55,800 के बीच में है। बिल्कुल कमज़ोर मार्केट, फ्रस्ट्रेटिंग है और रिस्क भी है फिलहाल। लेकिन कल के शो में हम चर्चा कर रहे थे कि एक रेट कट एक्सपेक्टेड था। आरबीआई पॉलिसी कैसी लगी सर आपको? आप कितने मार्क्स देंगे आरबीआई पॉलिसी को, और साथ ही इसका असर आप मार्केट पे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कोई नहीं होता आरबीआई पॉलिसी को मार्क्स देने वाला, लेकिन देखिए गवर्नर साहब के पास भी बियॉन्ड अ पॉइंट ज़्यादा स्कोप नहीं था। एक चीज़ क्लियर है, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब उलझुल हरकतें नहीं करी होती तो आज आपको एक और रेट कट मिल जाता। आई थिंक गवर्नर साहब की बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियर थी कि इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, सीपीआई इन्फ्लेशन भी अभी तक कंट्रोल में है। आगे जाकर Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर में जाके वो 4.9% मतलब कंफर्ट जोन के बाहर जाएगी, इस साल के Q4 में और अगले साल के Q1 में। उस बीच में लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो नहीं कह सकते। प्लस एक और चीज़ उन्होंने कही थी कि उन्होंने अब तक जो 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा है, उनका ये मानना था कि 75 बेसिस पॉइंट तक तो ट्रांसमिशन हो चुका है, बाकी का 25 बेसिस पॉइंट अब तक हुआ नहीं है। जब तक वो नहीं होगा मैं क्यों रेट कट करूँ? अब यहाँ पर इशू ये है कि क्या अब हम एक एक्सटेंडेड पॉज में जाने वाले हैं? पिछले बार भी गवर्नर साहब ने कहा था कि अब हमारे पास एक रेट कट का स्कोप बचा है, तो वो रेट कट या तो इस बार हो जाती, अगली बार भी होगी या नहीं होगी कह नहीं सकते। 25 बेसिस पॉइंट का परहैप्स एक रेट कट बचा है, लेकिन ठीक है। देखिए, आरबीआई साहब इतना एक्सपेक्ट कर सकते थे, जितना आरबीआई को करना था अब तक कर चुका है आरबीआई। आई थिंक आरबीआई को तो ऑलरेडी फुल मार्क्स मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पे, जितना फोकस वो कर सकते थे वो कर चुके हैं। अब आई थिंक थोड़ा सा सरकारी
तरफ से भी कुछ ना कुछ होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इकोनॉमी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है बेसिकली। बिल्कुल। क्या भारत पर टैरिफ कितना लगाएंगे ट्रम्प साहब, ये थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल, ये ट्रम्प साहब से कर सकते हैं। इतनी इज्जत तो देना बनता है उनको कि हम कम से कम भला बुरा कुछ भी करें, लेकिन शुरुआत उनसे करें। और हुआ ये है, पहले ये समझ लीजिए कि कल क्या हुआ है, उसके बाद उसका विश्लेषण करेंगे क्या कहा है। ट्रम्प ने एक नई धमकी दी है। कल एक बिजनेस चैनल को वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे थे वो अमेरिका में, उसमें कहा कि भारत एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं है। ओके, थैंक यू। भारत में टैक्स ज़्यादा है, इसलिए अमेरिका भारत के साथ ज़्यादा व्यापार नहीं कर पा रहा है। भारत अभी भी रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है, भर भर के खरीद रहा है, और 24 घंटे में वो भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा और बड़ा टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जिसमें से 12 घंटे बीत चुके हैं जब आप और हम सोए हुए थे। अभी ट्रम्प साहब सोए हैं, सुबह उठेंगे, रात को उनकी गुड मॉर्निंग होगी, हमारी रात को उनकी गुड मॉर्निंग है, तब सुबह उठते हुए देखते हैं रात को उनको क्या सपना आता है, उसके बेसिस पर सुबह टैरिफ लगाएंगे। ये तो हुई भारत स्पेसिफिक बात, लेकिन दुनिया के ऊपर भी उनकी नज़र टेढ़ी होती हुई दिख रही है। 2 ऐसे स्टेटमेंट है जो दुनिया भर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मा को लेकर आया है, उनका ये कहना है कि फार्मा पर भी हम जल्दी टैरिफ लगाएंगे और 1 साल में फार्मा के टैरिफ को 250% तक ले जाएंगे। इसका मतलब क्या नेहा जी? इसका मतलब ये उन्हें पूरा भरोसा है कि फार्मा पर टैरिफ लगाने के बावजूद फार्मा कंपनियां मानेगी नहीं, और इसलिए 1 साल में 250% तक ले जाना पड़ेगा। पहले से उनको पता है, ये देख लीजिए, तो इनके दिमाग की हालत है। सेमीकंडक्टर्स और चिप्स पर भी टैरिफ लगाने की तैयारी में, बोल रहे उन पर भी हम टैरिफ लगाने का ऐलान करेंगे। पहले लगाया, थोड़े दिनों में बैकफुट पे चले गए, चाइना को बोले ये तो हमको देते रहो, बाकी चीज़ ठीक है। सो ये सब प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है चाइना की तरफ, बाकी दुनिया भर की तरफ। ये उन्होंने नई धमकी दी है। अब बड़ा सवाल है कि हम ये तो कह दिया, इसका असर क्या? असर मैं बताऊं उससे पहले एक डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बार बार भारत को धमकी दे रहे हैं ना। नंबर 1, रूस के साथ हमारे कारोबार को लेकर दिक्कत है ट्रम्प को। रूस से ऑयल एंड गैस के कारोबार के कुछ डेटा हमने निकाले हैं। देखिए, रूस से पीएनजी पाइप नेचुरल गैस यूरोपियन यूनियन को जाती है 37%, चीन को जाती है 29% और टर्की को जाती है 27%, हमें कुछ नहीं। ये 3 बड़े पार्टनर हैं। रूस का ऑयल एंड गैस जो एलएनजी है, एलएनजी यूरोपियन यूनियन को जाती है 50%, चीन को 21%, जापान 19%, हमें कुछ नहीं। ऑयल कच्चा तेल चीन लेता है 47%, हम लेते हैं 38% और बाकी यूरोपियन यूनियन को 6%, क्योंकि उनका गैस वगैरह से काम चल जाता है। हमें क्रूड चाहिए, उनको गैस चाहिए, ठीक है, गैस हमारे पास है। सो ये सिचुएशन है। सो आप देखिए, ये सारे बिजनेसेस में भारत बहुत छोटा है कंपेरेटिवली, लेकिन उनको क्या है, प्रेशर बनाना। प्रेशर चाहे वो रूस उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, प्रेशर चाहे उन्हें चीन कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये प्रेशर ये भी हो सकता है कि भारत के साथ भी वो जैसी डील करना चाहते हैं वैसी भारत नहीं मान रहा। तीनों चीज़ों का संगम है। अब इतना बौखला के कोई बोलता तो उसका तीनों चीज़ों का संगम है। ये डेटा आपको बता रहे हैं जी। ओके सर, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ट्रम्प की धमकी का कोई असर नहीं हुआ, मार्केट मतलब एकदम बिल्कुल क्या कहें, बेअसर हो गया, ये ढीठ हो गया, क्यों? जी, ऐसा थोड़ी खाली हम ऐसे बेअसर हैं। अब ट्रम्प को सबने सीरियसली लेना बंद कर दिया, ना हम लेते हैं सीरियसली, ना अमेरिका वाले लेते हैं, ना दुनिया भर में बाकी दूसरे देश लेते हैं। यार मैं तो चाहता हूँ एक बार वो जरा लाओ ना, वो ब्राजील वाले प्रेसिडेंट लुलू साहब जो थे, लूला डा सिल्वा, हाँ वो, हाँ जो पूरा नाम आपने जो बताया, हाँ उनकी एक बार, मतलब आप सोचो सबने सीरियसली लेना बंद कर दिया। अब कल अमेरिका में ट्रम्प ने कहा कि देखिए फार्मा पे टैरिफ लगाएंगे, है ना, सेमीकंडक्टर चिप्स पे लगाएंगे, कंडक्टर्स पे लगाएंगे, उसके बावजूद डॉ फ्यूचर डबल सेंचुरी मार्क के ऊपर एग्जैक्टली, है ना। तो अब तो उनको टैरिफ का डर भी निकल गया। मतलब बेसिकली ये डर टैरिफ का ही नहीं है, डर ट्रम्प का ही निकल रहा है ऑनेस्टली सबको। यार भाई अब सबको समझाया भाई ये ऐसे ही बोलेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, यू हैव टू लिव विद इट। कई बार होता है ना कि मतलब कोई आदमी ऐसा है कि जिसको सबसे बेस्ट तरीका उस आदमी से डील करने का है कि डोंट रिएक्ट, इग्नोर, है ना भाई। आप वो इतना बड़ा आदमी कि आप बाकी और कुछ कर नहीं सकते ना आप उसको चुप करवा सकते हो, है ना, आपको उसको समझा सकते हो। इतना बड़ा आदमी ने समझा भी नहीं सकते, आप उसको चुप भी नहीं करवा सकते। तो आपके जब आप कुछ करवा ही नहीं सकते तो फिर आपको ये करना है जो आप कर सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं, इग्नोर। और वही बाजार कर रहे हैं, इग्नोर, सीरियसली नहीं ले रहे। और क्या होता है, एक ही चीज़ पे बार बार डराओगे ना, कई बार अब ऐसे मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, 5वीं बार क्या देख लेगा, क्या देख लेगा हर रोज बोलते देख लूंगा क्या देख लेगा, वैसा वाला। यही सेम सिचुएशन हो रही है, बार बार जिस हिसाब से डरा रहे हैं, तो अब डर का असर भी कम होता है।
अब तीसरी चीज जो कल उन्होंने बोली 12 बजे 24 घंटे बाद में आपको अंदर बड़ा टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है, अच्छी बात है। 12 घंटे निकल गए, 18 घंटे निकल गए, अब 6-8 घंटे और बचे हैं लगाने के लिए टैरिफ, अच्छी बात है, लगाओ। पॉइंट ये है, एक लिमिट के बाद कितने टैरिफ लगाओ, फर्क क्या पड़ता है? करेक्ट। अगर हम 25% पे भी अगर आपको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं टैरिफ पे, तो हम 50 पे भी नहीं कर पाएंगे, 250 पे भी नहीं कर पाएंगे। एक लिमिट के ऊपर तो टैरिफ आप खाली अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लगाएंगे, इतनी रेट से लगा दिया मैंने, लगा दो ना। अब मैं ये कह दूं कि आपने 200 लगाया, मैं बोलता अच्छा 500 कर दो सर, उसको आपको इसी में खुशी मिलती। तो मैं ना 200 पे एक्सपोर्ट कर सकता, ना 25 पे कर सकता हूँ, ना 50 पे कर सकता हूँ, ना 500 पे कर सकता हूँ। सो एक लिमिट के बाद तो मेरे लिए टैरिफ की कोई डर ही नहीं है ना। अब जितना नुकसान मुझे 25% में होना था वो हो गया, अब 50 करो। और ऐसा तो है नहीं कि भाई आपने, जैसे फॉर एग्जांपल रात को ट्रम्प साहब बोले मेरा 100% टैरिफ, ठीक है, अच्छी बात है। अब ऐसा तो नहीं कि आज एक बार 100 लगा दिया तो एक अमेरिका में ऐसा कानून बना हुआ है जो आपका टैरिफ धीरे धीरे 3 महीने 6 महीने में 100% से 10% लाएगा। 2 घंटे बाद ही वापस मूड हो जाए, मोदी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं अब 10% ही लूंगा। क्या भरोसा उनका। इसलिए अब एक लिमिट के बाद आप जो टैरिफ लगाना लगाए, बाजार को फर्क नहीं पड़ता, वही बाजार रिएक्शन देने की कोशिश कर रहा है। ओके अच्छा सर, अब नेक्स्ट सवाल ये कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट हमने आरबीआई की पॉलिसी के बाद देखा, बहुत अच्छी रिकवरी आई बैंक निफ्टी में। मार्केट निफ्टी बैंक ने डायरेक्शन क्या ली है? देखिए पॉलिसी न्यूट्रल है बाजार के लिए। अच्छा, उल्टा मुझे आप पूछोगे तो स्लाइटली पॉजिटिव है। कैसे? पहली चीज ब्याज दरें नहीं बदली, हाँ। फ्रंट लोड कर दी थी। पिछली बार हमने क्या बात की, पिछली पॉलिसी में, जून की पॉलिसी में हमने यही बोला हाँ। कि भाई 0.5% देके उन्होंने फ्रंट लोड कर दिया, समय से पहले रेट काट दी। मतलब समय से पहले काट दी तो अब क्या वापस हर बार समय से पहले करते ही जाएं क्या? सही बात है ना। ये तो गलत है ना। अब एक्सपेक्टेशन भी तो थोड़ी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं हुई तो उसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं, मुंह फुलाने वाली बात नहीं, उदास हो जाने, निराश हो जाने वाली बात नहीं। गवर्नर साहब ने रेट क्यों नहीं काटी? सो इसलिए मेरा ये मानना है कि पॉलिसी में कोई नेगेटिव नहीं, नंबर 1। नंबर 2, एक पॉजिटिव है बहुत बड़ा। गवर्नर साहब खुद को कह रहे हैं कि मेरा महंगाई का अनुमान इस साल के लिए 3.7 से घटाकर 3.1 कर रहा हूं। मतलब 3% या इससे नीचे भी महंगाई आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको और क्या चाहिए भाई? 2 बड़े काम हैं आरबीआई के, एक महंगाई घटाना, दूसरी ग्रोथ बढ़ाना। तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए उन्होंने बोले ये थोड़ा टैरिफ का मामला ठीक ठाक हो जाए, थोड़ा हमने जो रेट काटी उसका ट्रांसमिशन नीचे तक पहुंच जाए, और अगले 6 महीने से ग्रोथ धीमे। अच्छा मानसून अच्छा है, रूरल तो ठीक ही कर रहा है, आपकी हमारी प्रॉब्लम है शहरों में रहने वाले लोगों की, हम थोड़ा कंजम्पशन कम कर रहे हैं, इस वजह से इकोनॉमी थोड़ी धीमी चल रही है, ये भी आ जाएगा। तो ठीक है 6 महीने में आ जाएगा। कौन सा हर भाई ये इकोनॉमी है, मतलब हर क्वार्टर परफॉर्मेंस आई जाए कोई ज़रूरी नहीं ना। कोई 1-2 क्वार्टर्स ठंडे जा सकते हैं, 1-2 क्वार्टर ज़्यादा अच्छे जा सकते हैं। सो आई थिंक महंगाई का अनुमान घटाना पॉजिटिव, और इसीलिए बैंकिंग शेयरों में थोड़ी सी रिकवरी भी आई है ऊपरी स्तरों से, हम माफ कीजिएगा निचले स्तरों से वापस वही लेवल। सो मेरा ये मानना है कि अच्छे सपोर्ट, इसलिए आज सुबह से हम बार बार बात भी कर रहे थे कि भाई ये ऐसे लेवल पे आया है जो मेक और ब्रेक है। ऑफकोर्स हमें लगता है यहाँ से बढ़ना चाहिए, रिकवरी आनी चाहिए, ओवर सोल्ड है, सब कुछ है। फिर भी देखो मार्केट है, हमेशा आपको स्टॉप लॉस लेवल अपने ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन एकदम ये पॉलिसी ऐसी नहीं जिससे कि बैंक निफ्टी एक नीचे का डायरेक्शन लेके टूट जाए, ऐसा तो नहीं। अब तोड़ना होगा तो ट्रम्प साहब तोड़े या कोई और तोड़े, कोई और एजेंसी या बहुत एफआई में। अगर मैं एफआई हूं तो मतलब मेरे पास ऐसा कोई कंपल्शन नहीं कि मैं आके आज सारे बैंक भेज दूं कि ये पॉलिसी खराब है, मुझे नहीं जम रही। उल्टा मुझे लगता है कि सरकारी बैंकों के लिए तो पॉलिसी ज़्यादा अच्छी दिख रही है मुझे, और मुझे कोई समस्या दिखती नहीं पॉलिसी में। और इसीलिए हम सुबह से आप कह भी रहे थे कि बैंक निफ्टी के लिए यहाँ से नेगेटिव होना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एक ही चीज़ है कि अब यहाँ से रिकवरी के लिए अपने को लीडरशिप बैंक निफ्टी की चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी इवेंट निकलने के बाद बैंक निफ्टी जो ओवरसोल्ड है ज़्यादा और पहले गिरा है, अगर वो रिकवर नहीं होता तो फिर निफ्टी के लिए नहीं रिकवरी आएगी। सो अब मैं 3 दिन से आप बात करें, मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी को इसके हाल पे छोड़ दो, हमें फालतू में इसको परेशान नहीं करना। लेकिन अब परेशान करने का वक्त आ गया कि लीडरशिप बैंक निफ्टी से चाहिए। हाँ, अब आपको तेजी की लीडरशिप यहाँ से मिलेगी। अगर बाजार को ठीक होना है तो बैंक निफ्टी आगे लीड करेगा। अब तक नीचे की तरफ लीड कर रहा था, अब यहाँ अगर ये नहीं लीड किया तो फिर अपने नहीं बढ़ पाएंगे, ये बात बहुत क्लियर है। ठीक है।